हेलो दोस्तों, साथ है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। जैसा कि आपने पिछली जो वीडियोस देखी उसमें हड़प्पा के बारे में मैंने बताया था। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो शहर मिला, उसके बाद अब मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। तो पाकिस्तान में है ये इस समय मोहनजोदड़ो। तो अब ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपका इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा। ये जो जिस तरीके से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला, तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना। और कॉपी किताब लेके बैठो, यदि कुछ नोट्स आपको बहुत अच्छे नई चीज़ें मिले तो आप उसको लिखते जाओ। ठीक है। नोट्स आप अपने तरीके से लिखना है, मुझको बता दो तो मैं लिखवा दूंगा, तो फिर मैं बोल बोल के आपको लिखवा दूंगा जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। ठीक, मैं चाहता हूँ कि आपको ऑफलाइन की फील आए ऑनलाइन क्लास में। तो अब हम लोग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो आपको अदर कहीं पढ़ने को नहीं मिलती। वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देने जा रहा हूँ। तो हम लोग मोहनजोदड़ो को पढ़ने वाले हैं थोड़ा अलग नज़रिए से। ठीक है, देखो, मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी भाषा का, और सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन करके लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोहन जो दड़ो। ठीक है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका क्या मतलब होता है हिंदी में? मृतकों का टीला। तो जब ये सभ्यता खोजी गई सन 1921 में, सन 1921 में इसकी खोज हुई। किसने खोज की? राखल दास बनर्जी। जब राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की तो इसको बोला गया, क्योंकि उस सिंध प्रांत में वहाँ सिंधी भाषा चलती है और उधर इसको बोला गया मृतकों का टीला। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पे कई सारे कंकाल पाए गए, तो इसको मृतकों का टीला बोला गया। बहुत सारे कंकाल मिले यहाँ पर, इसलिए मृतकों का टीला बोला गया। ये एक अनोखी सभ्यता है। वैसे तो सभ्यता जो सिंधु घाटी की है वो खुद में अपने आप में एक अच्छी सभ्यता है, लेकिन उसमें से भी ये अनोखी सभ्यता क्यों है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो, ये सभ्यता जो है ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी। इस सभ्यता में हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो बाकी जगह पे नहीं मिलती। यहाँ पर देखने को ऐसा मिला कि यहाँ पे जो सड़कें मिली वो चौड़ी हैं, बाकायदा बाकी जगहों से यहाँ पे सड़कें चौड़ी मिलती हैं। और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि सड़कें जो हैं वो समकोण पर काटती हैं एक दूसरे को। कैसे काटती हैं? समकोण पर काटती हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत सारी खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनते जाना और लिखते जाना। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें समकोण पर कहाँ काटती थी तो क्या लिखोगे? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में अब इसको मृतकों का टीला किसको कहा गया तो क्या कहेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कौन सा है? मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक, तो ये चीज लिखते चले जाओ। यहाँ पर इस सभ्यता में सबसे पहले कुएं मिले हैं। कुएं ऐसे मिले हैं जहाँ से पानी निकाला जाता था। घरों के अंदर कुएं मिले हैं, यानी सबके पास, घरों के अंदर भी आप कह सकते हो बाहर भी कुएं मिले हैं। इसका मतलब ये कि उस समय के लोगों में इतना ज्ञान था कि वो जमीन से पानी निकालना सीख गए थे। यानी कि उनकी जो पानी की निर्भरता नदियों पे थी, उसके अलावा वो लोग जमीन के भूगत जल का को निकाल के अपने कामों को करते थे। इसके अलावा यहाँ पर अनाज तो होता ही था। तो यहाँ पर मिला है एक स्नानागार। स्नानागार कैसा मिला? 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। ठीक, स्नानागार मिला जहाँ पर जब भी महोत्सव होते होंगे, किसी तरीके का आयोजन होता होगा तो वहाँ पर सब लोग आते होंगे, नहाते होंगे, या फिर इसको रोज़मर्रा में भी यूज़ किया जाता होगा। तो उस स्नानागार को लगभग 6 से 7 फुट के बीच उसकी ऊंचाई है। तो वहाँ पर दो तरीके से जीने मिले हैं, जिनकी सीढ़ियाँ मिली हैं, जिनसे आप यहाँ पर आ सकते थे और नहा सकते थे वहाँ के लोग। ये सभ्यता ऐसी है कि इस सभ्यता में जो नलियों की जो निकासी है, जो पानी निकलने का स्थान है, वो बनाया गया है और वो पक्का बनाया गया। इसका मतलब ये है कि उसको बनाया गया है और उसको ढका गया है। तो ढकी हुई नालियाँ कहाँ मिलती हैं? ढकी हुई नालियाँ मिलती हैं मोहनजोदड़ो में। ढकी हुई नालियाँ जो कि देखने में साफ सी बात है सभ्यता को दिखाती हैं। नालियाँ ऐसे खुली नालियाँ अच्छी नहीं लगती, तो यहाँ पर उन लोगों ने, इन लोगों की समझ देखी कितनी अच्छी डेवलप थी। इन लोगों ने नालियों को ढक रखा था पत्थरों से। अब मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये समझो, ये बात पाकिस्तान में एक बार बाढ़ आई। पिछली बार की बात है, जब बाढ़ आई तो पाकिस्तान में हर जगह बाढ़ आई थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में बाढ़ नहीं आई थी। मोहनजोदड़ो का जो ड्रेनिंग सिस्टम है, जो पानी निकालने का सिस्टम है, वो इतना अच्छा अभी भी काम कर रहा है। 5,000 साल बाद भी वो इतना अच्छा काम कर रहा है कि वहाँ बाढ़ नहीं है। और वैसा सिस्टम, वैसा जो पानी निकासी का सिस्टम है, आपको कहीं नहीं मिलता। इवन आज भी नहीं मिलता। इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया था उस शहर में।
अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं भी, आईआईटी के प्रोफेसर ने एक चीज़ बताई, और वो ये चीज़ बताई कि अब ऐसा हो सकता है, जो उन्होंने रिसर्च में पाया उसमें ये पाया कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा संभव है, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको अपने में किया। और ये चीज़ क्या है, वो चीज़ ये है कि ये जो सभ्यता है ये 8,000 साल पुरानी हो सकती है। कितने हज़ार साल? 8,000 साल पुरानी हो सकती है। और यदि ये बात सही है, इस पर यदि और शोध हो जाए और ये बात पता चल जाए, 8,000 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है, तो ये सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता निकलेगी, और वो भी शहरी। ये चीज़ को सिद्ध कर देगी कि जो मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता थी उनसे भी पुरानी ये सभ्यता है सिंधु घाटी की। अब तक माना जाता है कि ये लगभग 5,000 साल पुरानी, 8,000 साल पुरानी सभ्यता हो जाएगी। ईसा से 8,000 पूर्व नहीं, 8,000 पूर्व, टोटल 8,000 पूर्व। तो 8,000 पूर्व पुरानी सभ्यता हो जाएगी, तो ये सबसे पुरानी सभ्यता हो जाएगी, सबसे पुरानी सभ्यताओं में कंसिडर की जाएगी। जब ये सभ्यता ढूंढी नहीं गई थी उस समय ऐसा समझा जाता था कि जो पाषाण काल था उसमें इंसान बस शिकार ही करता था, और उसमें इंसान बस इतनी समझ नहीं थी। जैसे ही ये सभ्यता ढूंढनी गई, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता ढूंढनी गई, उसके बाद इन लोगों का नजरिया बदल गया। तो हम लोग जो आज हिस्ट्री पढ़ते हैं, वो हिस्ट्री और आगे जो हिस्ट्री पढ़ेंगे जरूरी नहीं कि वो सेम वैसी ही हो, क्योंकि जब चीज़ें मिलती हैं तो हम लोग का सोचने का नज़रिया बदल जाता है। इस इन सभ्यताओं में खासकर मोहनजोदड़ो ने बिल्कुल नज़रिया बदल दिया सबका, क्योंकि उस समय शहर के पक्के मकान होना, उस समय की ईंटें ऐसी बनी हैं जैसे आज की ईंटें होती हैं, लेकिन वो आज तक बरकरार हैं। इवन आज के जो घर बनाए जाते हैं वो 100 साल नहीं टिक पाते, 50 साल नहीं टिक पाते कई सारे, और वो जो है वो 5,000 साल, कम से कम 5,000 साल पुराने घर। तो ये जो सभ्यता है ये सभ्यता बहुत खास है, इसलिए हम लोग इस सभ्यता के बारे में अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है। जहाँ से आपने देखा होगा कि जो भी आप कोचिंग पढ़ते हो तो आपको वहाँ पर, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन, आपको सब चीज़ें ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिटेल में अलग अलग चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में फैक्ट तो बैठे ही, लेकिन आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप होना सबसे बड़ी चीज़ है। एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना, फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ाम कितना भी कठिन हो, ये जो आपको मोटिवेशन चाहिए होता है ना, बार बार की मोटिवेशन चला जाता है, मेरा मोटिवेशन कहाँ से आए, तो जो मोटिवेशन चला जाता है उसकी वजह ही यही है, आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि मैं बताऊँ, यदि आपको वीडियो गेम खेलने में इंटरेस्ट, तो आपको क्या मोटिवेशन चाहिए वीडियो गेम खेलने के लिए? नहीं चाहिए मोटिवेशन। आपको जब टाइम मिले आप शुरू हो जाते हो। आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो वो काम करने के लिए जिसमें आपको मज़ा आता है। तो यदि आपको एक बार इसमें मज़ा आने लग गया, एक बार मेरे नज़रिए से देखो कि कितना अच्छा लगता है ये चीज़ जानना। ये जो इतिहास है, ये इतिहास अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, खासकर ये जो इतिहास यहाँ पर है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मिला? यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं, बहुत मात्रा में यहाँ पर स्वास्तिक चिन्ह मिले। स्वास्तिक चिन्ह सनातन धर्म को दिखाता है। और यहाँ पर दूसरी एक चीज़ मिली, पशुपतिनाथ की जो पशुपतिनाथ की मूर्ति हो गई, नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी पाई गई है, पशुपतिनाथ मिले। तो पशुपतिनाथ को महादेव माना जाता है, महादेव जोड़ को दिखाता है। यहाँ के जो सिक्के मिले उनमें भी हम लोग बैल की आकृति देखते हैं। तो जो बैल की आकृति है, अब यहाँ ये आप ही समझ सकते हो कि यहाँ गाय इंपॉर्टेंट नहीं थी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ बैल की आकृति, इसका मतलब ये है कि अधिकतर लोग यहाँ जो है वो पशुपतिनाथ के भक्त थे, और उनका जो वाहन है वो बैल है। ठीक है, नंदी है वो। तो उसकी उसका उसका जो चित्रण किया गया है, तो इससे हम समझ में आता है कि ये लोग धार्मिक भी थे। ठीक है, तो ये बात कहने वाली आर्यन इन्वेजन थ्योरी की आर्यन बाहर से आए थे, तो अब ये चीज़ तो साफ सी बात है, यहाँ से ही नहीं बैठती, क्योंकि यदि आर्य यदि बाहर से आए हुए थे तो वो किसी भी, जो लोग आते हैं इन्वेट करने, वो लोग पुरानी चीज़ को नहीं अपनाते बल्कि अपनी चीज़ दूसरों पर थोपते हैं। जैसे कि जब मुगल आक्रमण हुआ तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अच्छा थोड़ा हिंदू देवताओं, देवी देवताओं को भी अपना लो, नहीं, उन्होंने अपनी संस्कृति लागू की। लेकिन यहाँ पर आप देखो, आर्य जिनको मोस्टली समझा जाता है कि ये लोग ब्राह्मण या ऊंची वर्ग के लोग हैं, उनको आर्य समझा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। अच्छा, दूसरी एक बात, यहाँ पर औजार तो मिले हैं लेकिन यहाँ पर हथियार नहीं मिले। इसका मतलब यहाँ के लोग हथियारों का उपयोग नहीं करते थे, इसका मतलब यहाँ पर युद्ध वगैरह चीज़ें नहीं हुआ करती थी, सब लोग शांति से रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर औजार मिले हैं लेकिन हथियार नहीं मिले। ठीक, इसके अलावा हम लोग और चीज़ समझेंगे, यहाँ पर क्या मिला है, तो यहाँ पर मिला है एक स्नानागार मिला है और एक अन्नागार मिला है। और यहाँ का जो अन्नागार है वो पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी, मतलब आप सोचो सबसे बड़ी इमारत कह सकते हो उसको, सबसे बड़ी इमारत है यहाँ का अन्नागार। भाई, जब सभ्यता विकसित होती है तो अन्न की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और यही यहाँ पर मिलता है। अन्न यहाँ पर बहुत मिला है, अन्न का यहाँ पर बहुत बड़ा भंडार करने की जगह मिली है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा पुरोहित आवास मिला है यहाँ पर। पुरोहित आवास यानी पुरोहित के रहने का की जगह। पुरोहित वो लोग होते हैं जो राजा को, अब यहाँ पर राजा का तो कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि यहाँ कोई राजा हुआ करता था, तो लेकिन पुरोहित वो होते हैं जो समझदार लोग होते हैं, जो बाकी लोगों को बताते हैं ऐसी चीज़ करनी चाहिए, वैसी चीज़ करनी चाहिए। तो जो चीज़ समझदार होगा, जो यहाँ पे समझो, जैसे यहाँ पे आप ये समझ लो कि पुराने समय पे आप देखोगे तो
वहाँ पर राजाओं के सलाहकार जैसे होते थे, ठीक है। तो ऐसे ही पुरोहित मिले, जो पुरोहित होते हैं तो उनके आवास मिले, पुरोहित का आवास यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक। तो इन चीज़ों को आप लिखते चलो। तो पुरोहित आवास कहाँ मिला है, लिखो पुरोहित आवास अन्नागार। और यहाँ पर श्रमिकों का आवास भी मिला है, तो श्रमिकों का आवास कहाँ मिला है, ये भी मिला है मोहनजोदड़ो में, ठीक। स्नानागार, चौड़ी सड़कें, पशुपतिनाथ या पशुपति शिव, स्वास्तिक चिन्ह लिखते चलो। घर में कुआं, कांसे की नर्तकी, ये सब चीजें आपको कहाँ से मिली हैं, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का सबसे पुराने साक्ष्यों में से एक साक्ष्य यहाँ पर, दो सब साक्ष्य सबसे पुराने माने जाते हैं, उनमें से एक साक्ष्य यहाँ मिला है। इसका मतलब यहाँ के लोग सूती वस्त्र का उपयोग करते थे, जो सूती वस्त्र का उपयोग करना भी अपने आप में एक टेक्नोलॉजी को दर्शाता है कि वहाँ के लोग सूती वस्त्र से वाकिफ थे और सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। जब हम लोग इस सभ्यता के बारे में समझते हैं, जितना समझते हैं हम लोग को पता चलता है, उतना ही हैरानी होती है। इस समय के लोग क्या किया करते थे, इस समय की जो लिखावट मिली है वो पिक्टोग्राफी बोली जाती है, उसको चित्रों की लिखावट है, मतलब कोई भाषा नहीं होगी बल्कि चित्र हैं उसके। उस भाषा को, जो इनकी भाषा थी उस समय की, उसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। उसको 100 साल लगभग हो रहे हैं जब से ये चीज़ मिली, 1921 की बात हो गई, 2021 से ज़्यादा हो गई, 2023 चल रहा, अब तक पढ़ा नहीं जा सका है कि वो लोग क्या लिखा करते थे, ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं जा सके। तो ये चीज़ अब तक नहीं है पता है, कोशिश की जा रही है अभी भी उस भाषा को डिकोड करने की। आखिर यदि डिकोड हो जाए तो उसके बारे में बहुत कुछ हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये लोग क्या कहना चाहते थे, क्या कह रहे थे, क्या मतलब था इनकी भाषा का। ये चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, ये चीज़ें आप अपने भाषा में लिखते चलो। यदि आप चाहोगे तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि लिखने से ज़्यादा अपने दिमाग में चीज़ों को स्टोर करना ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको भी ऐसा लगता है, मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप चाहे तो यदि मैं आप लोगों को लिखवाऊँ तो मैं लिखवा भी दूंगा, मुझको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप अपनी भाषा में लिखना चाहो तो वीडियो पॉज करके यदि आप अपनी भाषा में लिखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा याद होगा, ऐसा मुझको लगता है, ठीक। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताऊं आपको, इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। अब जब हम लोग अलग से पढ़ ही रहे हैं तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। इसके बहुत सारे अपने अपने तर्क हैं, कई इतिहासकारों के अपने तर्क हैं। तो जो एक तर्क आता था आर्यन इन्वेजन का, वो जो अंग्रेज़ों ने दिया था एक्चुअली में, ठीक है। अंग्रेज चाहते ही यही थे, मतलब बटे रहे लोग भारत में, उनके जाने के बाद भी बटे रहे, हमेशा बटे रहे। बहुत कोशिश की उन्होंने, सारी जातियाँ भी बनाई है उन्हीं लोगों ने। तो कैसे उन्होंने दिया, उन्होंने ये दिया कि ऐसा था कि ये द्रविड़ सभ्यता थी, आर्यन आए होंगे, आर्यन ने सब लोगों को मारा होगा, इसीलिए बहुत सारे लोग एक जगह पर मरे, यहाँ युद्ध हुआ होगा। अच्छा, यहाँ कहीं भी युद्ध होता है, एक कॉमन सेंस की बात है, कहीं भी युद्ध होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ हथियार मिलते ही हैं। यार ये मान लेते हैं कि इन लोगों के पास हथियार नहीं थे और आर्य लोग हैं उनके पास हथियार थे, उनके पास औजार थे, उससे लड़ाई हुई, क्योंकि हाथ से लड़ाई में तो नहीं सब लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ घुसे औलाद चले होंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो यदि वो लोग आए यहाँ पर तो ऐसा कुछ साक्ष्य मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ तो उनके हथियार भी गिरते, कुछ तो मिलता, नहीं मिला, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल एक बकवास की थ्योरी थी। अच्छा, जो समझदारी थ्योरी बताई जाती है कि उस समय क्या हुआ होगा, सरस्वती नदी भी उसी समय में सूखी, तो कई सभ्यता तो कई जगह फैली थी ये, तो कुछ जो सरस्वती नदी के पास है, जिसको घाघरा नदी घग्गर बोला जाता है, जिसको घग्गर, तो उसके जो पास थी वो चीज़ें खत्म हो गई होंगी भाई। जब नदी, जिसके पास अधिकतर ये सभ्यताएं नदी किनारे बसी, तो जब नदी सूख जाती है तो पानी का एक सोर्स चला जाता है। और दूसरी बात, खेती और सिंचाई के लिए जो नदी का जो पानी होता है उसको, उसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो यदि नहीं रहता तो खेती और सिंचाई के लिए भी ज़मीन उपयोगी नहीं रह जाती। तो हो सकता है ऐसा कि काफ़ी सारी मात्रा में लोग भूख के मारे मरे हो, काफ़ी मात्रा में लोग पलायन कर गए हो, ठीक। दूसरी एक बात है कि मोहनजोदड़ो के कैसे लोग खत्म हुए, क्योंकि कई लोग एक जगह पर मरे, इसका क्या मतलब है। ऐसा हुआ हो सकता है कि इनका ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा था भले, लेकिन ऐसी बाढ़ आई जो बाढ़ से पानी नहीं जा पाया और उस बाढ़ में सब लोग मर गए, ठीक। क्योंकि इतना अच्छा ड्रेनिंग सिस्टम शायद इसलिए भी बनाया हो कि बाढ़ छोटी मोटी आती रहती होगी तो बाढ़ निकल जाए। और एक बाढ़ ऐसी आई जो बाढ़ में सभ्यता को नष्ट कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन इस पर क्वेश्चन ये उठता है, यदि ऐसी ही बाढ़ थी, इतनी विनाशकारी बाढ़ थी, पिक्चर में भी आपने पिक्चर देखी होगी मोहनजोदड़ो, उसमें भी दिखाया गया है ऐसी बाढ़ को। यदि ऐसी ही बाढ़ आई थी, यदि ऐसी बाढ़ में सब लोग चले गए, तो देखो कि घर वगैरह ढहे नहीं है, घर वगैरह को जितनी क्षति होनी चाहिए थी बाढ़ से, वैसे कोई क्षति हुई ही नहीं।
और लोग जितने मरने चाहिए थे वो तो मरे नहीं, क्योंकि उस समय ज़्यादा था लगभग 5 मिलियन की सभ्यता रही होगी ये। यदि उस समय इतनी सभ्यता आई तो इतने कंकाल नहीं मिलते हैं। मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं कंकाल, लेकिन जितने लोग वहाँ पर रहते होंगे उस हिसाब से तो कंकाल नहीं मिले। तो इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि कुछ तो बात रही थी उस समय ऐसा तो रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो होंगे वहाँ पर उस समय, वो या तो दूसरी किसी वजह से मारे। तो दूसरी कौन सी वजह निकाली जाती है? दूसरी वजह, ये बहुत सारी वजह निकाली जाती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक हैरान करने वाली बात ये कि जब उनकी कार्बन डेटिंग हुई, 2006 के आसपास की बात है, कार्बन डेटिंग हुई, तो कार्बन डेटिंग में पता चला मोहनजोदड़ो के जो ये जो अवशेष मिले हैं, जो लोगों को कंकाल मिले, उस कंकाल से पता चलता है कि उनका रेडिएशन बहुत हाई था। और रेडिएशन इतना हाई था, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वो रेडिएशन ऐसा था जैसे कि एटॉमिक जो बम होता है, एटम बम होता है, उसका जो रेडिएशन होता है उससे फिर बाद जो रेडिएशन पैदा होता है वैसा रेडिएशन मिलता है। कि वैसा रेडिएशन यानी क्या मतलब है? क्या ऐसा है कि किसी एटम बम के यूज़ से वो सभ्यता खत्म हुई हो? एटम बम का यूज़ तो उस समय पॉसिबल ही नहीं है, उसके बारे में तो दूर दूर तक ना ऐसा रेडिएशन पॉसिबल है ना ऐसी बात होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, वहाँ पे तो कोई ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ भी नहीं मिले, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ लोग इसको जोड़ के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी चीज़ देखी गई थी, और कुछ लोगों ने इसको ऐसे जोड़ के देखा था, कुछ फॉरेनर्स ने भी। एंशियंट इंडिया यदि आपने देखा हो कि एक हिस्ट्री चैनल है, ठीक है, उसके अलावा डिस्कवरी वगैरह का जो चैनल है उनमें भी दिखाया गया था कि ऐसा संभव है कि जो महाभारत में जो कहानी बताई जा रही, जो अस्त्रों का उपयोग बताया गया है, उन अस्त्रों के उपयोग के इफेक्ट से ये सभ्यता खत्म हुई हो। उन अस्त्रों के उपयोग में ऐसा रेडिएशन होता हो जिससे सभ्यता खत्म हुई हो। तो ये चीज़ उन लोगों ने जोड़ के देखी कि ऐसा संभव है कि उसी समय की जो 5,000 साल पुरानी महाभारत कही जाती है और उसी समय की मोहनजोदड़ो सभ्यता कही जाती है, दोनों के बीच में लगभग 1,000 किलोमीटर का अंतर माना जाता है। यदि हम लोग कुरुक्षेत्र से इधर देखें तो 800-900 किलोमीटर का जो अंतर है, तो ऐसा क्या संभव है? तो ये चीज़ कही जाती उस समय की चीज़ को। आप एक एपिसोड देखोगे, यदि आपने कभी समय मिला, वैसे मैं नहीं कहूँगा तैयारी कर रहे हो तो आप देखो, यदि खासकर आप पीसीएस की आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको समय नहीं मिलेगा। लेकिन यदि कभी टाइम निकले, फ्री टाइम, यदि आप अपने माइंड को फ्रेश करना चाहो तो आप ये चीज़ें देख सकते हो। तो एंशियंट इंडियन एक शो आता है, और एंशियंट इंडियन शो में ये बताया गया कि कैसे जो महाभारत चीज़ें दिखाई जाती हैं, जो अस्त्र उनके बताए जाते हैं, हो सकता हो उनमें से कुछ लोग एलियन रहे हों और वो जो अस्त्र हों वो ऐसे एटॉमिक अस्त्र हैं, वो ऐसी चीज़ कही गई है उस में। जब आप उसको देखोगे अच्छे से तो समझ में आएगा कि उनके कहने का क्या मतलब है। ठीक है, मैं इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, ये कि रेडिएशन मिला तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो अभी अनएक्सप्लेन्ड है। तो ये सभ्यता कैसे ख़त्म हुई, अनएक्सप्लेन्ड है, अब तक हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। ना इस सभ्यता के ख़त्म होने की जानकारी है, ना ही इस सभ्यता में जो लिपि रही है उसकी जानकारी। हम लोगों को सब चीज़ें कुछ पता नहीं चल पाई हैं, ठीक। तो अब ये जो मैंने चीज़ें बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी छोड़ा है, मैंने सब चीज़ बता दी है मोहनजोदड़ो के बारे में। आप इसको पढ़ोगे, यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन आया इस तरीके से, जैसे मैं पूरा पाषाण काल या मैंने पाषाण काल पढ़ाया, और मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है किसी भी एग्ज़ाम को आप दो तो जो आपसे बने नहीं, ठीक है, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ऐसे ही मेरी कोशिश रहेगी कि बाकी जो मैं आगे पढ़ाऊँ वो भी सब चीज़ें ऐसे ही पढ़ाऊँ, जिससे जो भी क्वेश्चन आए एक बार आप पढ़ लो। पढ़ क्या लो, आप एक बार यदि वीडियो ही देख लो तो उसके बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं, यदि आपको वो वीडियो याद रहेगी तो। लेकिन मैं नोट्स बनाने को इसीलिए कह रहा हूँ, एक बार नोट्स बना लोगे ना, तो अब जाते समय एग्ज़ाम देने के 2-4 दिन पहले सारी वीडियो देखने का टाइम तो होता नहीं है, तो आप नोट्स देखोगे, जो मैंने बताया उसको अपनी भाषा में बस लिख लो, लिखते जाओ, और वो नोट्स आप देखोगे, एक बार देख के चले जाना। और उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम आए आपसे आपसे एग्ज़ाम कोई भी आए नहीं रुकेगा। कोई भी क्वेश्चन आए आप 70 to 80% क्वेश्चन उसके कर ही लोगे। और मोस्टली एग्जामों में आप जानते हो 50 to 60% यदि आपने कर लिया है तो जीएस के लिए तो बहुत कर लिया है, बहुत कर लिया। ठीक है, 50 to 60% जीएस करना ही बहुत होता है, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात करूँ। और यदि आप 70 to 80% पहुँच गए तो फिर तो आपने कमाल ही ढा दिया। और यदि बात आप बड़े एग्जामों की करोगे, आप पीसीएस की आईएएस के एग्ज़ाम की बात करो, तो 50% में आपको जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ की यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और फ्री में, या विद्यादान नाम इसीलिए मैं फ्री में हर एक चीज़ में प्रोवाइड करवाता हूँ, और फ्री में मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।